अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान का अमन और मईशत बर्बाद करने के नापाक इरादों को खाक में मिलाने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से इकट्ठे किए गए सबूतों का पलंदा अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दिया है। यूएन सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के मुस्तकिल मेंबरान को दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी के हवाले से मुकम्मल तौर पर आगाह कर दिया गया है, जबकि भारत के खिलाफ मुस्तकबिल में की जाने वाली कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान ने अब तक जो इक़दाम उठाए हैं, क्या वो दुरुस्त सिमत में लिए गए और उसके नताइज किस कदर पाकिस्तान के हक में जाते हुए दिखाई देंगे, इस पर हम अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में कोरोना के मामले पर हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इक़दाम और बेहतरीन कोरोना पॉलिसीज बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स का क्या किरदार हो सकता है, इस पर भी हम उनकी राय लेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन कोविड पार्लिमानी कमेटी के इजलास का बॉयकॉट कर चुकी है। लिहाजा किसी ने तो अवाम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चुग़ताई साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। साथ ही साथ तज्ज़ियाकार ज़ुनैर अज़ीज़ साहिबा भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतर, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और अब से कुछ ही देर में एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार अनीका निसार साहब भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उससे डोजियर के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की जानिब से यूएन को दे दिया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा में जो सबूत हैं पाकिस्तान की जानिब से इकट्ठे किए गए भारत के खिलाफ, उन्हें आज यूनाइटेड नेशंस के मुस्तकिल अरकान के हाथों में थमा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सेक्रेटरी जनरल गुतेरेस से मुलाकात की और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में भारत के मुलव्विस होने के बारे में तफसीलन उन्हें आगाह किया है। नाकाबिल तरदीद सबूतों पर मुश्तमिल डोजियर जो है वो भी उनके हवाले कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में पाकिस्तान की जो काविशें हैं, जिस तरह से पाकिस्तान इस सिलसिले में इनिशिएट कर रहा है, क्या हम मुस्तकबिल में देख सकते हैं कि सही तरीके से पेश किया जा रहा है तमाम तर मामले को पाकिस्तान की जानिब से? ब्रिगेडियर साहब बताएगा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपना केस अच्छे तरीके से पेश किया या कर रहा है, आपको ऐसा लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़रियाब। पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने बहुत देर की इन चीज़ों को जमा करने की में और इन चीज़ों को जमा करने में नहीं बल्कि इन चीज़ों को पेश करने में। इसलिए कि जितने वाक़यात आप देख रही हैं और जो हुए हैं वो आज तो हुए नहीं, वो कोई आज से 4 साल पहले 3 साल पहले मुख्तलिफ दो हुकूमतों के अदवार में हुए। और ये जितने सबूत की बात कर रहे हैं, जो शाह महमूद कुरैशी ने ऑडियो वीडियो क्लिप्स और जो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो तमाम के तमाम उसी वक्त जमा कर लिए गए थे जिस वक्त ये इंसिडेंट्स जो है वो ख़त्म हुए थे। जैसे जब APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त जितनी कॉल्स ट्रेस की गई थी वो तमाम की तमाम कॉल्स जो है वो इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर भारत में जा रही थी और उनके फिर कटआउट जो लिंकेजेस थे वो NDS के जो वहाँ पे वर्कर्स थे उनको मिल रहे थे, उनकी भी कॉलें ट्रेस की गई मुख्तलिफ। न सिर्फ उस दिन, बस उस दिन के बाद भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस ऑपरेशन किया गया जिसके ज़रिए वो जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको गैदर किया गया एक जगह पर। तो होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो उस पर चोट मारो। जब चीज़ हो रही हो, बच्चों का जो वाक़या हुआ था उसने पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ जो अपनी तरफ खींची थी और बच्चे, फूल जैसे बच्चे जिनको शहीद किया गया और जो कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। और वहाँ पे हमने मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें चलाई भी। तो हुकूमत वक्त को ये चाहिए था, जो भी हुकूमत थी उस वक्त, वो बजाय इसके कि आप चले एक कॉन्फ्रेंस में तो पढ़े, ये तमाम चीज़ें आप उस वक्त जमा करके अगर अक़वाम आलम के सामने ले जाते और उनको पेश करते तो मेरा ख्याल इसका इम्पैक्ट जो है आज वाले चीज़ से और बेहतर हो सकता था। बहरहाल कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। इस वक्त भी टाइम यह है कि क्योंकि इंडिया के अंदर जिस तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइज किस्म की नरेंद्र मोदी की तरफ से और जो उनका अजीत कुमार डोवाल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, जिसने पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के अंदर एक 5 ग्रुप्स की मीटिंग कराई और वहाँ पे उन्होंने बहुत मिलियन रुपीज़ जो है वो कमिट किए हैं कि पाकिस्तान के अंदर आप हाई प्रोफाइल अपना जो है वो टारगेट किलिंग करें और बम धमाके करें और ये तमाम चीज़ें। और उसके ऊपर उन हुकूमतों, उन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आई और वो भी एक रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिस वक्त हो रही हैं उसमें इस अमर की ज़रूरत थी कि पाकिस्तान भारत के चेहरे को बेनकाब करे और ऐसे ही ना करे। एक चीज़ होती है जो अब टिपिकल स्टेटमेंट के तौर पे कहते हैं कि जी भारत इसमें इन्वॉल्व था या मौलाना इन्वॉल्व था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। यहाँ पे जो चीज़ें कही गई हैं
वो तमाम की तमाम डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रूफ की गई है, वो लिंकेजेस क्रिएट किए गए हैं, वो कनेक्टिविटी जो है उसको उभारा गया है, उसको उजागर किया गया है। अब UN सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से भी होके गए हैं, आपको पता है वो आपका सियालकोट में जो कॉरिडोर है उसको भी देख के गए थे, उन्होंने पाकिस्तान की उनको कंडीशंस का भी पता है। और इस तरह जो अमेरिका, लेकिन सिर्फ इस वक्त जो एक कदगन आपको लगेगी या एक जो हैंडीकैप मेरी नज़र में आएगा, जिस वक्त आपने सबूत पेश किए हों, दुनिया की हुकूमतों के साथ चले गए, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन है ना, उसको ड्राइव करता है अमेरिका और वेस्टर्न पावर। अमेरिका के अंदर इस ट्रांजिशन चल रही है एक, यानी कि अब चले ट्रंप राज़ी हो गया है किसी ना किसी तरीके से कि मैं वो इक़्तिदार हवाले कर दूंगा। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, इसमें जो प्रेशराइज ग्रुप आप क्रिएट कर सकते थे, वो उसके अंदर थोड़ी सी लचक आपको नज़र आएगी और उसके अंदर थोड़ा सा आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो चीज़ें जिस फोर्स से होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हमें रोक नहीं सकती कि हम, क्योंकि भारत के अंदर भी इस वक्त जो कुछ हो रहा है और कश्मीर में जो उनकी ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट हो रही है और जो मूवमेंट हो रही है, उसमें पाकिस्तान के अंदर जो सोचने रखने वाले लोग हैं, जो आपके अस्करी क़यादत, जैसे कल डिस्कशन भी हुआ कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, और उसके अलावा से आपने कुछ अपनी ट्रुप्स की एडिशनल पोजीशनिंग भी की है लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस इंडियन इंटेंशंस को देखते हुए। तो उस तमाम चीज़ों में ज़रूरत था कि ये तमाम सबूत एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यूनाइटेड नेशंस को और जो मुल्क इन्वॉल्व जो प्रेशराइज करते हैं उनको पेश किए जाएँ। नासिर भाई चौथा से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस को अमेरिका ड्राइव कर रहा है उसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ को। जो बाइडेन के आ जाने के बाद फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाता है, लेकिन जिस तरह से उनकी सेक्रेटरी की जानिब से हमने देखा था कि इसराइल के हक में बयान आया, शायद पाकिस्तान को बेहतर जवाब उसी सूरत में मिल गया। बहरहाल हमारी जब तक की काविशें हैं, पाकिस्तान बेहतर तरीके से कर रहा है, पेश कर रहा है इसको। हाँ, मैं मज़ीद तफसील में जाऊँगा, आपका टाइम भी कम है। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, सारे शवाहिद मौजूद हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मुलजिमों के, मुजरिमों के, बल्कि हमारे पास कन्फेशंस हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास डोज़र में मौजूद हैं। और फिर अगर आप कश्मीर की बात करें तो आपके पास गवाह मौजूद हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स कमेटी, UNO और USA की मजहबी जो इंटीग्रेशन की कमेटी है उसका बयान मौजूद है आपके पास। उसके पास UN की ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बहुत भरपूर रिपोर्ट मौजूद है, EU की रिपोर्ट मौजूद है, बहुत ताकतवर रिपोर्ट है वो EU वाली। और फिर आप एशिया वॉच है, MNST है, ये सब गवाह हैं आपके। ये अपने गवाहों को लेके जाएं, मुकदमा लड़ें आप। डोजियर बांटने से कुछ नहीं होगा, एक तो ले ले, एक तो ले ले, पढ़ के वो साइड में रख देंगे। आपको प्रोएक्टिव एग्रेसिव डिप्लोमेसी करना होगी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वज़ीर ख़ारजा आखिरकार नाइजर जा रहे हैं OIC की वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में। बेहतरीन मौका है उनके लिए कि वो एग्रेसिव डिप्लोमेसी करें और इस सूरत हाल को कम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ में करने की कोशिश करें। हमारे हक़ में नहीं है अभी। अनिका, एग्रेसिव पॉलिसी होनी चाहिए और फॉरेन मिनिस्टर का दौरा, जिस तरह के अभी NBC ने भी जिक्र किया, क्या करना चाहिए हमें और क्या नहीं कर रहे हैं हम? देखिए जरा, आप एक तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी हमेशा भारत के हवाले से कभी भी ऑफेंसिव नहीं रही, हमेशा से डिफेंसिव रही है। हम हमेशा जब भी भारत ने कोई इल्जाम लगाया या तो उसको जस्टिफाई करेंगे या हम कहेंगे ठीक है हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम उसके बाद फिर आप तक वापस आएंगे। तो हमारी पॉलिसी ओवरऑल भारत के हवाले से बड़ी ही डिफेंसिव रही है और वो डिफेंसिव पॉलिसी का फायदा पूरा भारत उठाता रहा है। अब भारत ने पूरी दुनिया में अपना डिप्लोमेटिक जाल इस कदर ताकतवर कर लिया है कि जो हमारे कई सालों से सोए हुए डिप्लोमैट्स हैं उनको अब जागने की जरूरत है। डोजियर बन गया। आई वाज वेरी प्राउड दैट डे जब फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वो प्रेस ब्रीफिंग की और उसके अंदर सारे के सारे हकायक टीवी पे, ऑडियो, वीडियोस, जो कोऑर्डिनेट्स थे जो टेररिस्ट थे उनके हवाले से सारी चीजें सामने रख दी। अब ये डोजियर पकड़ा दिया गया है, बट ये डोजियर थमा देने तक मामला नहीं चलेगा। असल कहानी या असल एग्जाम जो है पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का वो इधर से शुरू होता है। नेक्स्ट कदम हमारे ये होना चाहिए कि हमारी दुनिया भर के अंदर जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो सारे के सारे प्रोएक्टिवली और इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फौरी तौर पर अपने अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ मिलकर
इस बात की तरवीज करना शुरू कर दें कि पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं, शवाहिद भी हैं। आई कंप्लीटली एग्री टू एनबीसी व्हेन ही सेज कि सिर्फ और सिर्फ अपने डोजियर तक ना रहें, बल्कि डोजियर के अलावा जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की, जो यूनाइटेड नेशंस की अपनी डिफरेंट ममालिक की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, उन स्टेटमेंट्स को इसके साथ जम कर लें और उसके बाद आगे बढ़े, ताकि हमें वेटेज मिल जाए बाकी इदारों के बयानात के साथ। सही। जुनेरा, माजी की हुकूमतों को जो करना चाहिए था वो तो वो नहीं कर सकी, उनसे शिकवा अपनी जगह दुरुस्त है, बरकरार रहेगा भी, लेकिन मौजूदा हुकूमत के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आ गई है, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया गया, तो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अपना पार्ट तो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ डिप्लोमेट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फॉरेन मैनूवर्स। आपका ओवर द इयर्स, जिस तरह इंडिया की मैं मिसाल दूंगी, सिंस लास्ट 30 इयर्स उन्होंने एक एक्सटीरियर मैनूवर करके पॉलिसी मेकिंग में, गवर्नमेंट्स के अंदर, एकेडमिया में, थिंक टैंक्स में, हर जगह अपने लोग पहुंचाए हैं जो वहाँ पे इंडिया की आवाज़ बनते हैं। मैं हर जगह की बात कर रही हूँ दुनिया में, इन ऑल द कंट्रीज़ वेयर थिंग्स मैटर। और वो अंदर बैठ के इतना उन्होंने पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके नेटवर्क बना लिया हुआ है कि उनकी वर्ड और उनकी से अब मैटर करती है। उनकी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक जो कंपल्शंस हैं टू फेवर इंडिया वो अपनी जगह, लेकिन इंडियन फॉरेन ऑफिस ने बहुत मेहनत की है और इसको 3 डेकेड्स लगे हैं। अब अगर हम ये समझें कि इस एक डोजियर से हम उसको काउंटर कर सकेंगे तो नो, दैट वोंट बी हैपनिंग एट ऑल। आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड वहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, पॉलिसी के, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के, वहाँ पे इंडियंस मिलेंगे आपको। जो आपके लॉबीज़ होती हैं यूएन में, उसमें आपको इंडियंस इतने मिलेंगे, पाकिस्तानी है ही नहीं। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू। सो हमने उस तरीके से फार रीचिंग तरीके से आउटरीच फॉरेन ऑफिस की नहीं रखी ओवर द पास्ट 30 इयर्स। सो ये एकदम नहीं होगा, इट विल टेक टाइम, बट दिस इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बट इसको बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमने 30 इयर्स ज़ाया किए हैं, तो एकदम से कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डोजियर वो डू द मैजिक। सही। अतर 30 साल का खमियाजा हम एक हुकूमत से कैसे पूरा करें? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि अगर हम थोड़ा सा ही पीछे चले जाएं तो हाल ही में शायद खाकान अब्बासी साहब ने बयान दिया कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो उस वक्त भी इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती रहती थी, लेकिन कभी हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, इस तरह की चीज़ों को आप बाहर नहीं उठाते। तो जब आपकी रियासत का ये बयानिया हो तो फिर किस तरह आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपना केस आलमी बरादरी के सामने बेहतर तरीके से पेश करेंगे? माजी में हमने देखा कलभूषण पकड़े गए, यहाँ पे शामुल शेख का जिक्र हुआ, वहाँ पे यूसुफ रजा गिलानी साहब और मनमोहन सिंह साहब ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन की, उसमें मनमोहन सिंह साहब ने माना कि बलोचिस्तान में हमारी इंटरफेरेंस है। बीजेपी ने कहा कि अब इसको हम कितने समंदरों के पानी से भी इस बयान को धोएंगे तो ये नहीं धुलेगा। लेकिन पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या था? प्रॉब्लम ये थी कि हमारे ऊपर उस वक्त ऐसे दानिश्वर मुसल्लत थे जो दलील के इतने कायल थे और गुलेल के इतने खिलाफ थे कि उनकी गुलेल का रुख रियासत पाकिस्तान की तरफ ही था। अगर वो थोड़ा सा अपनी दलील ही दे देते कहीं पे पाकिस्तान के हक में तो सूरत हाल काफी मुख्तलिफ होती। लेकिन अब हुकूमत ने ये इकदाम उठाया है। पहले भी हुकूमत के पास ये तमाम शवाहिद मौजूद थे, रियासती इदारों के पास ये शवाहिद मौजूद थे, लेकिन अब फर्क ये है, चाहे वो हमने कल देखा कि जो एक जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी बनी है या ये अब डोसियर का मामला है, हमने देखा कि वजीर खारजा भी उतने ही पुरजोश थे जितने DGISPR थे। माजी में हमने जब कलभूषण पकड़े गए उनके साथ भी एक वजीर बैठे हुए थे DGISPR के साथ, उनका चेहरा आपको याद होगा कितना मुरझाया हुआ था उस वक्त। तो इस वक्त रियासत एक पेज पे है जिसकी वजह से हमारा केस सामने जा रहा है। और छोटी सी बात आखिर में ऐड करूंगा, लेकिन वो ममालिक जो मैटर करते हैं जब तक हम उनको कायल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। 4 बंदों के नाम हमने दिए भारत के जो अफगानिस्तान में बैठ के हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने यूनाइटेड नेशंस में उसको ब्लॉक किया और हम कुछ भी नहीं कर सके। और लास्ट में मैं सिर्फ एक वजाहत दूंगी यहाँ पे कि अक़वाम मुत्तहिदा में एक्शन लेने का इख्तियार सिर्फ सलामती काउंसिल को हासिल है और उसके लिए सलामती काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनमें इत्तफाक़ राय होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कह दूँ यहाँ पर कि उसको जी जनरल असेंबली भी कर सकती है। अच्छा जनरल, ठीक है, लेकिन फिर मैं बात मुकम्मल करना चाह रही थी अभी यहीं पर
कि उस सबको मनाने के लिए, उन सबको कायल करने के लिए पाकिस्तान की पॉलिसियों का जारहाना होना, एग्रेसिव होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डोजियर से मामलात बेहतर नहीं होंगे। आगे बढ़ते बात करते हैं कोरोना के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अब से कुछ देर पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब किया। वर्चुअली इजलास था और पाकिस्तान की जो कोरोना के हवाले से इकोनॉमिक स्ट्रेटजी रही है, उस सिलसिले में पाकिस्तान कोरोना स्ट्रेटजी डे मनाया गया। अच्छी बात है कि पाकिस्तान की पॉलिसीज को किसी पैमाने पर मौशी एतबार से सराहा जा रहा है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र अब पाकिस्तान भी इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर है। और अगर मैं बात करूं असद उमर साहब के हवाले से, जो कि सरबराही कर रहे हैं इस सारे मामले की, NCOC की मीटिंग्स में भी मौजूद होते हैं, उन्होंने जो आज अदाद शुमार दिए वो ख़ास से ख़तरनाक दिखाई दिए। 3009 अफराद में तस्दीक हुई पिछले 24 घंटों के दौरान। 59 ऐसे लोग हैं जो कि इंतकाल कर गए हैं और 116 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वक्त अभी ऑक्सीजन बेड्स पर हैं। नासिर चुगताई साहब, मुझे ये बताइएगा, ये कोरोना की सेकेंड वेव में हमारी कोरोना पॉलिसी होनी क्या चाहिए? और क्योंकि हमारे जितने भी सियासतदान हैं, उन्हें जब इजलास के लिए बुलाया गया तो वो कोविड पार्लिमानी इजलास का बॉयकॉट करके चले गए। अब किसी ना किसी ने तो आवाम के हुकूक और उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी है। पहली बात तो ये कि इस पार्लियामानी कमेटी के इजलास में जाना चाहिए था अपोजिशन को, अगरचे स्पीकर पर उनको एतमाद नहीं है। मैंने पहले भी बताया था आपको स्पीकर पे उन्हें क्यों एतमाद नहीं है, क्या मसाइल थे, लेकिन उसके बावजूद जाना चाहिए था और अपनी बात रखनी चाहिए थी। भले स्पीकर से वो बात करते ही नहीं करते, अपनी बात रख के आ जाते बाहर कि हम ये चाहते हैं। दूसरा ये, अभी तक हम कन्फ्यूज़ हैं, अभी तक हम मास्क पर इसरार कर रहे हैं कि मैं मास्क पहन लो सब कुछ सही हो जाएगा। हम अभी तक क्राउड के जो कहते हैं ना शहद की मक्खियों का छत्ता, हम उसको नहीं छेड़ रहे हैं, हम बाज़ारों को नहीं छेड़ रहे हैं, जहाँ पर आज भी मतलब मैं छोटा सी मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, लाहौर का, पेशावर का, कराची का जो लुड्डा बाज़ार है जहाँ पुराने कपड़े मिलते हैं, अगर वहाँ आप चले जाएं तो आपको लगेगा जलसे आम हो रहा है, आपको लगेगा कोई बहुत ताकतवर किस्म का जलसा हो रहा है और अवाम ही अवाम है हर तरफ। तो ये जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक है, इस पर पाबंदी की ज़रूरत है। सिंध ने टाइमिंग मुकर्रर किए हैं दुकानों के, और वो फिर वापस गए अपने पहले पॉलिसी के ऊपर, उस पर एतराज़ आ गया है। PTI के लोगों ने कहा है कि जितना ज़्यादा टाइम होगा दुकानों का उतना ज़्यादा रश कम होगा, एक फ़िलासफ़ी ये भी है। लेकिन मेरा ख्याल है हमें सख्त इक़दाम करने होंगे, ज़्यादा सख्त करने होंगे और उन इक़दाम को सपोर्ट भी करना होगा। मैंने कल एक शादी अटेंड की, वहाँ बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छी पाबंदियाँ थी, लेकिन और शादियों में बिल्कुल ऐसा नहीं था, कोई मास्क पहने हुए नहीं था, सब अपने कपड़े दिखा रहे थे, अपने चेहरे दिखा रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ कोई लीडरशिप लेवल पे जिन्होंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, वहाँ कन्फ्यूजन नहीं है, वहाँ रियाकारी है, वहाँ एक हिपोक्रेसी है, जो अपने लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं और आवाम के लिए स्टैंडर्ड्स कुछ और हैं। अभी आप देख लें, पहले अपोजिशन शोर मचाती थी कि जी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं किया, आज वो जलसे कर रहे हैं। अब वो कराची में जो बख्तावर की मंगनी हुई उसके ऊपर कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि भाई अपना कोरोना टेस्ट करा के आइएगा, मेडिकल रिपोर्ट लेके आइएगा। तो अब ये चीज़ें सोचने के बारे कि जो अपने लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आवाम के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं है। इमरान खान की कंपल्शन नहीं है, वज़ीर आज़म को बारहा उस चीज़ का इजहार कर सकते हैं, कर चुके हैं, और अभी भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि हम अपनी इकॉनमी को, हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतने स्पेस नहीं है कि हम इकॉनमी को अपनी कर सकें, और जब लॉकडाउन होता है तो इकॉनमी जो है वो बड़ी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। और पाकिस्तान एक री गियरिंग फेज़ में है, जैसे जो टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र किया, लेकिन क्या ये चीज़ें हमें इस चीज़ पे की तरफ लेके जाती है कि हम कोई एहतियाती तदाबीर एज ए नेशन ना इख्तियार करें? इसमें दोनों तरफ से रोल आ जाता है, अवाम का भी रोल आ जाता है और हुकूमत का भी रोल आ जाता है। अवाम तो बिल्कुल, मुझे अभी तक जो नज़र आया है, जैसे नासिर साहब ने भी कहा और बड़ा ठीक कहा, अवाम के लेवल पे जो पर्सनल रियलाइजेशन होनी चाहिए उससे तो हम बिल्कुल बेबहरा हैं। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूं, बिल्कुल बेबहरा है हम। अलग अगर काश लोग, वो डॉक्टर शाजी मंजूर हैं इस्लामाबाद में, उनका एक पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनका जो लेटेस्ट आर्टिकल आया कोविड के बारे में पढ़े तो लोगों के वो कहे कि ये वो फेज़ है कोरोना की जिसमें डिटेक्ट ही नहीं होता कि कोरोना का जो वो है आपके अंदर
कहाँ पे सेट इन हुआ है, और उस वक्त पता चलता है जब आप अपनी चीज़ें तमाम, तो ये तो रियलाइजेशन जरिए दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। ठीक है, लेकिन वो हुकूमत को इस वक्त कुछ दिनों के लिए कुछ ऐसी स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए जिसमें आप मास गैदरिंग को रोक सके और सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर कर सके और लोगों को घरों के अंदर रख सके। बिल्कुल, उसका ताल्लुक सिर्फ जल्द से जुलूसों से नहीं, बिल्कुल जैसे कि एनबीसी ने भी फरमाया कि मार्केट्स और बड़े बाजारों का भी रुख करना होगा। जुनैरा क्विकली प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे अभी बाहर पहले हम तो बहुत बात कर लेते हैं ना पोस्ट कोविड की, ये समझ के फर्स्ट वेव ख़त्म हुई थी, फिर बीच में एक अच्छा पीरियड आया था। ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पे कोई बीच में ऐसा पीरियड आया ही नहीं था, वहाँ कॉन्टिन्यूस ये चल रहा है। वहाँ पे अभी तक वो जो फ्रीज़र्स हैं जहाँ पे डेड बॉडीज़ रखी जाती हैं उनमें जगह नहीं है, अभी तक ट्रक्स में बॉडीज़ पड़ी हुई हैं जिनको उनमें मुंतकिल नहीं किया जा सका। तो आप उन कंट्रीज़ को इमेजिन करें कि वहाँ भी लोग रेजिस्ट कर रहे हैं जो अपने सामने ये सब कुछ देख रहे हैं। तो जो समझ में आती है वो ये आती है कि लोग तो बात नहीं सुनते, उनको सुनवानी पड़ती है। लीडरशिप आए बीच में आके ज़बरदस्ती करनी पड़े करें। आखिर वॉर टाइम समझ लें आप इसको, उसमें भी तो सख्ती होती है क्योंकि इट्स अबाउट योर लाइफ। आपके बच्चे, आपके बूढ़े, हर बंदा इंपॉर्टेंट है। तो अगर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है करें। कल को यही कौम आपकी तारीफ कर रही होगी कि थैंक गॉड आपने हमारे साथ ऐसा किया था, बट नॉट डूइंग एनीथिंग इज नॉट एन ऑप्शन। अतर देखें, इस वक्त आप पीडीएम का आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि हम इजलास में नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त सियासत वो नहीं कर रहे, इस वक्त सियासत आवाम कर रही है। वो लोग कर रहे हैं जो बीमार हो रहे हैं जानबूझ के, वो डॉक्टर्स, वो नर्सेज जो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के उन लोगों का इलाज कर रहे हैं। ये सब लोग सियासत में मसरूफ हैं। पीडीएम, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये लोग तो देखें जमहूरियत के लिए कर रहे हैं। और इन्होंने खुद कहा है कि कोरोना से ज्यादा इमरान खान खतरनाक है। मसला ये कि अगर इमरान खान चला जाएगा तो कोरोना के मसले को तो हम खुद काबू कर लेंगे। और जहां तक इन सियासी जमातों का ताल्लुक है, किसी भी इलाके में जब आप कारोबार बंद करते हैं, ताजरों को रोकते हैं, तो आपने देखा होगा कि आगे से एहतजाज होता है। वो कहते हैं ये हमारा रोजगार है, ये हमारा कारोबार है। तो इन जमातों का, पीडीएम का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, सियासत इनका कारोबार है, खिदमत नहीं है। तो आप इनका कारोबार कैसे बंद कर सकते हैं? तो इन्होंने अपना कारोबार करना है और अवाम को चाहिए कि साजिश बंद कर दें और आप बीमार मत हों। अनीका, देखिए, एक तो पहले अभी थोड़ी देर पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि कोई किसी किस्म के मॉल्स हो जाएं, शादी हॉल्स हो जाए, बाकी सारी चीजें जो हैं बंद नहीं की जाएंगी, कारोबार बंद नहीं किया जाएगा, फैक्ट्री बंद नहीं की जाएंगी। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट कि इस सेकंड वेव के अंदर बहुत सारे लोग बंद करने की फेवर में भी नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, क्योंकि उनकी नजर में सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मसला ये है कि अवाम की सेहत का तो ना हमें नजर आ रहा है ख्याल ऑपोजिशन की तरफ, और ना हुकूमत आज सच कुछ कर सकती है। हुकूमत अवाम को जबरदस्ती घर नहीं बिठा सकती। तो फिर मुझे याद आता है यहाँ नदीम अफजल चंद साहब का मुख्तारिया घर है, खुद ही अपना ख्याल कर लें, क्योंकि ये कोरोना से भुगतना बिल्कुल आसान नहीं है। बड़ी मुश्किल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल ये जो बीमारी है इससे करना पड़ता है। कोई पता नहीं होता कि कब कौन जो है वो किस तरीके से बीमार हो और किस तरीके से जो है मामला गड़बड़ हो जाए। तो प्लीज अपना ख्याल खुद रखें। बिल्कुल अपना ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुख्तसर यही है, अगर आप लोग मज़ीद सख्तियाँ, मज़ीद पाबंदियाँ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ये मेरी कारोबारी तबके से भी अपील है, तो फिर वो SOPs जो कि गवर्नमेंट की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से नाफिजुल अमल करवाई जा रही हैं, उसका ख्याल रखें, उस पर अमल करें, एहतियात करें उस सिलसिले में। अगर आप अपने कारोबार को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप बेहतियाती बरतेंगे, अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों को बगैर मास्क पहने, बगैर हाथों में ग्लव्स चढ़ाए अंदर आने की इजाज़त देंगे और एक अजीब किस्म का हुजूम आपकी दुकानों के इर्द गिर्द लगा रहेगा, तो ये कोरोना मजीद फैलने का खदशा जो है वो बरकरार रहेगा। इसके साथ ही मुझे और मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।